हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम आपके लिए मिक्स टॉप 50 क्वेश्चन का पार्ट सेकंड लेके आए हैं। तो जिसने अगर आपने हमारा पहला पार्ट नहीं देखा है तो वो वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। तो देखिए हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है। द वेरिएशन इन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विद द चेंज ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड इट्स। उसको हम क्या बोलते हैं इन चार ऑप्शन में से। तो जो लिक्विड होता है उसकी वॉल्यूम जो है उसमें थोड़ा बहुत आपको वेरिएशन या फिर चेंजेस देखने को मिल रहा है। किसकी वजह से? जब आप उस लिक्विड पर प्रेशर लगा रहे हैं, दाब लगा रहे हैं, तो उसकी जो वॉल्यूम होगी, आयतन जो होता है उसमें जो कमी होती है उसको हम कंप्रेसिबिलिटी की वजह से आती है वो कमी। डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि वन लाइनर के लिए बोल रहे हैं, तो हम पहले इस सीरीज को कंप्लीट कर लेते हैं। जो हमारी सीरीज अभी चली हुई है टॉप मिक्स की भी, और जो हमने क्रैश कोर्स सब्जेक्ट वाइज प्रोवाइड कर रहे हैं वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम आपके लिए वन लाइनर के क्वेश्चन भी लेके आएंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। विच ऑफ द बिलो इज डिजायर पॉलिसी ऑफ द मोनोमेट्रिक फ्लूइड। मोनोमेट्रिक फ्लूइड जो होता है उनमें से इन चारों में से कौन सी डिजायर उसकी पॉलिसी होती है? क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? नीचे दिए गए विकल्पों में से द्रव्यमापी का गुण कौन सा है? कौन सा गुण है यहाँ पे हमें ये बताना है। तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? तो उसकी हाई डेंसिटी होती है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स में मैंने आपको बताया कि इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, वो सारा कुछ बताया हुआ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाकर भी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियल फ्लूइड। रियल फ्लूइड जो होता है या इन चारों में से कौन सा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, हमें ये बताना है। तो रियल फ्लूइड जो होता है वो कंप्रेसिबल होता है, उसके पास विस्कोसिटी भी होती है, सरफेस टेंशन भी होता है। अगर कंप्रेसिबिलिटी होगी तो इनकम्प्रेसिबिलिटी कहाँ होगी? ये नहीं होगी। ये जो होती है आइडल फ्लूइड के पास होती है। इनकम्प्रेसिबली कंप्रेसिबिलिटी जो होती है आइडल फ्लूइड के पास होती है, एंड वो फ्रिक्शनलेस होता है एंड इरोरोटेशनल होता है। तो बर्नौलीज इक्वेशन को कौन फॉलो करता है? आइडल फ्लूइड जो होता है वो। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कंप्रेसिबिलिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ। कंप्रेसिबिलिटी जो होती है किससे किसके रेसिप्रोकल होती है? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्रेसिबिलिटी को हम सी से डिनोट करते हैं, तो सी जो होता है 1/k के रेसिप्रोकल होती है। यानी कि बल्क मॉडुलस जो होता है इलास्टिसिटी, या फिर आपको ऐसे भी एग्जाम में ऑप्शन प्रोवाइड कर सकता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि सी इज इक्वल टू 1/k। इस तरह से भी आपको एग्जाम में बोला जा सकता है। तो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। गिव द एस आई यूनिट फॉर सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का हमें एस आई यूनिट जो होता है वो बताना है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा इस क्वेश्चन में हमारा आंसर? अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपके और निकल के आते हैं। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि जो पानी होता है उसकी जो बूंद होती है वो गोल जो होती है किस कारण से होती है, तो वो सरफेस टेंशन की वजह से ही होती है। ये पॉइंट्स आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपका जो पानी है उसका 20 डिग्री सेल्सियस पर पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन जो होगा वो क्या होगा? 20 डिग्री सेल्सियस पर आपका जो सरफेस टेंशन होता है पानी के लिए, वाटर के लिए, वो क्या होता है, कितना होता है? तो वो 0.075 न्यूटन पर मीटर होगा। तो न्यूटन पर मीटर होगा। तो न्यूटन पर मीटर हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। डी इस क्वेश्चन में हमारा आंसर बन जाएगा। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है सारी जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है तो आपको पता होना चाहिए। जो हमने आपको सीरीज करवाई थी फ्लूइड मैकेनिक्स की चैप्टर वाइज, हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स वहाँ पे छूट गए हो। तो जो पॉइंट छूट गए हैं वो हम ऐसी ही सीरीज में कवर करेंगे। ऐसा नहीं कि जो हम आपके लिए सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं हर एक वीडियो में यही बोलता हूँ कि वीडियो को स्किप नहीं करना है। वीडियो को स्किप करेंगे तो आपका ही नुकसान है। तो वीडियो को स्किप जरूर नहीं करना है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड मास डेंसिटी इज।
स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होती है, मास डेंसिटी जो होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है या फिर इनवर्सली, या फिर प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, या फिर प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट? क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन में? तो स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड जो मास डेंसिटी होती है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूटोनियन फ्लूइड इज डिफाइंड एज द रियल फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड जो होता है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि वो ही क्या है, रियल फ्लूइड है। इन विच द shear स्ट्रेस जो होता है डैश टू द रेट ऑफ shear स्ट्रेन। क्या आंसर रहेगा? तो एग्जाम में आपसे shear स्ट्रेस इज, वैसे इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होगा, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ स्ट्रेन दिया है, यहाँ पर रेट ऑफ डिफॉर्मेशन भी दिया हो सकता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन से भी आपको कंफ्यूज नहीं होना कि रेट ऑफ डिफॉर्मेशन एंड रेट ऑफ shear स्ट्रेन जो होगा ये अलग अलग है, तो इसका आंसर अलग अलग तो नहीं होगा। ये एक ही चीज़ है। स्ट्रेन जो होता है वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन आप याद करिए, क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिफॉर्मेशन। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही तरीका होता है, बाकी कुछ और नहीं होता है। अगला देखिए, तो विस्कोसिटी ऑफ सॉरी यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इन सीजीएस में। सीजीएस में क्या यूनिट होता है विस्कोसिटी का? तो क्या होता है इसका सीजीएस में यूनिट? तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डाइन सेकेंड पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीएस में पूछा गया था। अगर आप एसआई प्रणाली जो होती है वहाँ पे पूछा जाए तो वो भी आपको पता होने चाहिए। न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर एसआई में ये होता है, सॉरी एसआई में ये होता है, सीजीएस में ये होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पर आपको फोकस रखना है। अगला देखिए, इन फ्लूइड shear स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ shear स्ट्रेन। तो हमने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा था कि क्या होता है, न्यूटोनियन फ्लूइड या फिर रियल फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड को हम डिफाइन कर सकते हैं कि वो क्या है, रियल फ्लूइड है। तो इसलिए हमारा यही आंसर बन जाएगा। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच लिक्विड अपोज रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स डिफरेंट लेयर इज नाउन एज। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा विस्कोसिटी हो जाएगा। अब एग्जाम में मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर 20 डिग्री का टेम्परेचर है तो जो वाटर होता है उसका सरफेस टेंशन क्या होगा। तो मैंने आपको सरफेस टेंशन के बारे में बताया था, 0.075 न्यूटन मीटर होता है। तो ये चीज़ वहाँ पे बताई थी। अब यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर जो 20 डिग्री का टेम्परेचर है, 20 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी होता है उसकी विस्कोसिटी कितनी होती है। मैं इसलिए बोलता हूँ कि वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि बीच में ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि हो सकता है कि मैंने आपको जो हमारा क्रैश कोर्स चला हुआ था वहाँ पर नहीं बताया हो। तो यहाँ पर कई बार होता है कि पॉइंट छूट जाते हैं, तो इसलिए जो वहाँ पे किए हैं वो अलग थे थोड़े बहुत, यहाँ पर थोड़े बहुत पॉइंट्स आपको और भी देखने को मिल जाएंगे। 20 डिग्री पर जो पानी होता है उसकी जो विस्कोसिटी होती है वो कितनी होती है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो विस्कोसिटी जो होती है वो क्या होती है, 0.01008 पॉइज होती है। ये भी आप याद रखिए, 0.01008 पॉइज होती है। इस चीज़ को आप अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लो। 20 डिग्री सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब दो पॉइंट्स मैं आपको विस्कोसिटी से और बताता हूँ, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि जो डिटेल्स होती है नीचे वहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, जो हमारे पास मरकरी होती है, मरकरी की जो कंपैरिजन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कंपैरिजन कीजिए कि जो मरकरी होती है उसकी जो विस्कोसिटी होती है किससे अधिक होती है। तो पानी से अधिक होती है। मरकरी की ज़्यादा होती है,
वाटर की लेस होती है विस्कोसिटी। इस चीज़ को आप याद रखिए, मरकरी की जो विस्कोसिटी होती है वो पानी से ज़्यादा होती है। अब पानी की बात हो ही रही है तो पानी की जो होती है वो ज़्यादा होती है किससे, जो हमारे पास एयर होती है, हवा से ज़्यादा होती है, वायु जो होती है उससे ज़्यादा होती है पानी की विस्कोसिटी। तो इन दोनों तीनों पॉइंट्स को आप याद रखिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको एग्जाम में जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ वहाँ से ही क्वेश्चन पूछा जाए। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीम प्रोवाइड ओवर ट्रसेस। जो बीम है उसको हम कहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, किसके ऊपर, ट्रसेस के ऊपर। कि क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, टू सपोर्ट ए स्लोपिंग रूफ। जो स्लोपर रूफ है उसको सपोर्ट देने के लिए। विच कैन बी डिजाइन एज ए सिंपल या फिर कंटिन्यूस या फिर कैंटिलीवर बीम की तरह हम उसको डिजाइन कर रहे हैं। तो वो क्या होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो वो क्या होता है, पर्लिन होता है। पर्लिन होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब जो नॉर्मल स्पेसिंग होती है दो पर्लिन के बीच में, वो कितनी होती है। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पर्लिन कितनी होती है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होता है। तो वो 1.5 मीटर से लेकर 3 मीटर होती है। ये मैं आपको पीछे वीडियो में बता भी चुका हूँ, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द सेक्शन इज मोस्ट एफिशिएंट फॉर ए सिंपली स्पोर्टर गंट्री गर्डर के लिए। कौन सा सेक्शन जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वो होता है आई सेक्शन विद चैनल अटैच टू द टॉप फ्लेंज। यही हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, द मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव फोर्स इन रूफ ट्रसेस आर कॉल्ड। कोई मेंबर है जिसने क्या कैरी किया हुआ है, कंप्रेसिव फोर्स कैरी की हुई है रूफ ट्रसेस में, आर कोल्ड, इनमें से हम उसको क्या बोलते हैं। तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्ट्रट। अब एग्जाम में एक पॉइंट मैं आपको और बताता हूँ, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि आपको नहीं पता हो, पिछले वीडियो में हमने बताया नहीं था। जो हमारे पास कंप्रेसिव मेंबर होते हैं, जो कंप्रेसिव मेंबर होती है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो कौन से आई स्कोर से आप उसके बारे में पता होना चाहिए कि कौन से आई कोड में आता है। अगर आपको किसी कंप्रेसिव मेंबर की जो स्ट्रेंथ होती है वो फाइंड आउट करनी है, तो वो ये स्टील का क्वेश्चन है, तो स्टील के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। तो हमारे पास जो आई कोड होता है 800 1984 1984 1984, ये आइस कोड है जिसमें आप कंप्रेसिव जो मेंबर होते हैं उनकी स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जा भी सकता है। नेक्स्ट देखिए, द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बीच कैन बी अलाउड इन गेंट्री स्पोर्टिंग मैनुअली ऑपरेटेड क्रेन एज पर हमारे इस आईएस कोड के अकॉर्डिंग कितनी होती है। 2007 आईएस कोड, तो कितनी होती है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो होती है वो होती है स्पैन ओवर 500। स्पैन ओवर 500 इतनी डिफ्लेक्शन जो है अलाउ की गई है गेंट्री स्पोर्टेड जो होता है उसमें। अगला देखिए, फुल फॉर्म ऑफ GCI शीट। GCI शीट की क्या फुल फॉर्म होती है। इजी लेवल का क्वेश्चन है, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गैल्वेनिज्ड कोरुगेटेड आयरन शीट। कोरुगेटेड आयरन शीट होता है। शीट तो यहाँ पर ये देखिए ये लगा हुआ है, तो इसलिए अब इसको बोल देंगे सिंपली GCI। जी से क्या बना हमारा गैल्वेनिज्ड बना, सी से बना कोरुगेटेड बना, आई से क्या बना आयरन बना। शीट तो यहाँ पे गिवन ही था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पिच ऑफ रूफ ट्रस इज द रेशियो ऑफ। तो क्या होता है, पिच जो होती है रूफ ट्रसेस का वो किसका रेशियो होता है। तो पिच जो होती है रूफ ट्रसेस के लिए इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ राइज ओवर स्पैन। राइज ओवर स्पैन, तो कहाँ पे दिया गया हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये
डी हमारा राइज हाइट, राइज हाइट कितना ऊपर है, हाइट है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इम्पोर्ट आपने राइज एंड स्पैन का रेशो पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करके ही पूछा जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। राइज जो होता है कितना बढ़ा भाई, कितनी हाइट बढ़ी, तो वो हाइट ही होती है। अब एग्जाम में ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो पिच होती है रूफ ट्रसेस के लिए वो कितनी होती है। पिच ऑफ रूफ ट्रसेस के लिए कितनी होती है, तो ये होती है 1/6 से लेकर 1/12 हम लेते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम इसके स्लोप की बात करें, स्लोप जो होता है 25 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक होता है। ये स्लोप भी आप याद रखिए, जैसे स्टेयर के लिए स्लोप होता है, ऐसे ही यहाँ पर भी स्लोप जो होता है कंसिडर किया जाता है। मैंने पिछली वीडियो में ये नहीं बताया था, तो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है भाई। अगला देखिए, फॉर द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द रूफ ट्रसेस टू बी मिनिमम, द कॉस्ट ऑफ ट्रस शुड बी इक्वल टू। तो ओवरऑल कॉस्ट जो होती है रूफ ट्रसेस की, वो टू बी मिनिमम, मिनिमम करने के लिए द कॉस्ट ऑफ ट्रसेस शुड बी इक्वल टू किसके बराबर होनी चाहिए, तो वो बराबर होनी चाहिए ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पर्लिन प्लस द कॉस्ट ऑफ रूफ कवरिंग, इसके बराबर जो है होनी चाहिए। वन इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन को आप खुद पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है पिछले वीडियो में हमने आपको बताया भी था, तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा डी आंसर हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मेंबर ऑफ द रूफ ट्रसेस दैट सपोर्ट द पर्लिन आर कॉल्ड। रूफ ट्रसेस का ऐसा कौन सा मेंबर है जो कि पर्लिन को सपोर्ट करता है इन सभी में से, तो प्रिंसिपल राफ्टर ही सपोर्ट करता है पर्लिन को। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश इज नाउन एज द हाईएस्ट लाइन ऑफ स्लोपिंग रूफ वेयर टू ऑपोजिट स्लोप मीट। ऑपोजिट स्लोप कहाँ पर मिलते हैं, रिज पर मिलते हैं। ऑपोजिट स्लोप जो होते हैं रिज पर मिलते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार ये भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि द आर एफ फॉर 2 सेंटीमीटर टू ए मीटर इज। तो इजी लेवल का क्वेश्चन था, पिछले वीडियो हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे बोल रहा है कि आर एफ हमें बताना है टू सेंटीमीटर टू 1 मीटर। 2 सेंटीमीटर के लिए 1 मीटर का हमें आर एफ बताना है। तो 1 मीटर दिया गया है यहाँ पर, हमारा 1 मीटर जो होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 2 सेंटीमीटर ओवर 100 हमारा आ जाएगा। तो अगर हम इसको 1 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 50 के बराबर हो जाएगा। हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा, करेक्ट आंसर यही होगा। अगला देखिए, 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू डैश स्क्वायर यार्ड। 1 स्क्वायर मीटर जो होता है कितने यार्ड के बराबर होता है, तो 1 स्क्वायर मीटर जो होता है 1.196 के बराबर होता है। ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द सर्वे इन विच द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज इग्नोर इज कॉल्ड। सर्वे वर्क जो होता है, कौन सा ऐसा सर्वे है जिसमें कर्वेचर ऑफ अर्थ को हम इग्नोर करते हैं, तो इस केस में हमारा आंसर प्लेन सर्वे हो जाता है। प्लेन सर्वे में हम जो एरिया कंसिडर करते हैं वो एरिया स्मॉल होना चाहिए, एंड एरिया जो होता है 260 किलोमीटर से कम होना चाहिए, तभी हम उसको एक स्मॉल एरिया जो होता है उसमें कंसिडर कर सकते हैं। 260 से ज़्यादा होगा तो वो जियोडेटिक सर्वे की कैटेगरी में आता है। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज। स्टैंडर्ड मेरिडियन जो होती है इंडिया की वो क्या होती है, तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर है, स्टैंडर्ड मेरिडियन जो होती है इंडिया की वो 82 डिग्री 30 मिनट्स की है।
ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन की जो लाइन होती है, इससे आप किसी भी देश का जो टाइम होता है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके आधार पर ही टाइम जो होता है वो रखा जाता है कि इतना टाइम होगा। तो ये जो मेरिडियन है, जो लाइन है, वो इलाहाबाद जो है उसके नैनी नामक जगह से गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए सर्वे डन टू अंडरस्टैंड द हेवनली बॉडी इज नाउन एज। कौन सा ऐसा सर्वे है जिसको हम करते हैं ताकि हेवनली बॉडी जो होती है, स्टार वगैरह जो होते हैं, उसका पता लगा सके, खगोलीय पिंड्स वगैरह जो होते हैं उसका। तो उसके लिए हम एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे जो होता है वो करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे हम करते हैं। बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ स्टार। एंगल किसके बीच में बोल रहा है? एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ स्टार एंड ए डायरेक्शन ऑफ अर्थ एक्सिस ऑफ द रोटेशन इज कॉल्ड। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम को डिक्लाइनेशन बोलते हैं। को डिक्लाइनेशन हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टेप इन द न्यू प्रोजेक्ट वर्क फॉलो। सब्जेक्ट जो होता है, स्टेप जो होता है न्यू प्रोजेक्ट वर्क में, उस किसको फॉलो करते हैं उसमें। तो सिंपल यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जब भी कोई आपका काम स्टार्ट होता है, नया काम है, तो उसको जब आप शुरू करने से पहले आपको सर्वे करना पड़ता है। तो उस सर्वे की जो प्रोसेस होती है वो किस से स्टार्ट होती है, किस पर ख़त्म होती है। तो सबसे पहले आप इस केस में क्या करते हैं, मैप स्टडी करते हैं, फिर रिकॉग्नाइसिस करते हैं, फिर प्रीलिमिनरी लोकेशन सर्वे करते हैं, फिर लोकेशन ऑफ फाइनल अलाइनमेंट करेंगे, फिर डिटेल लोकेशन जो सर्वे होता है वो लास्ट में करते हैं। तो इस केस में हमारा आंसर बी आंसर हो जाएगा। मैप स्टडी होगा, फिर रिकॉग्नाइसिस सर्वे होगा, फिर प्रीलिमिनरी सर्वे होगा, फिर लोकेशन ऑफ फाइनल अलाइनमेंट होगा, एंड फिर डिटेल सर्वे होगा। सो बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ सैटेलाइट इन्वॉल्व इन द ऑर्बिट ऑफ जीपीएस सर्वे टेक्निक। तो कितने होते हैं? 24 होते हैं। नंबर ऑफ सैटेलाइट जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं ऑर्बिट ऑफ जीपीएस सर्वे में 24 होते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा गलत आ गया, चलो कोई बात नहीं। द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू कंसीडरेशन इफ द लिमिट ऑफ सर्वे। ये क्वेश्चन नीचे आना चाहिए था, लेकिन हमने थोड़ा सा स्पेस नहीं दिया होगा, इसलिए हो गया होगा ऐसा। कोई बात नहीं। तो कितनी होती है कर्वेचर ऑफ अर्थ जो होता है उस केसेस में? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 260 या फिर 250 ऐसा ही ऑप्शन आपको दिया होता है। तो ये जियोटैटिक सर्वेइंग में हम कंसिडर करते हैं। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू। 1 नॉटिकल माइल जो होता है किसके बराबर होता है? नॉटिकल माइल जो होता है उसको हम समुद्री मील भी बोल सकते हैं। समुद्री मील जो होता है किसके बराबर होता है? तो वो होता है 1.852 किलोमीटर के बराबर। तो डी यहाँ पर ऑप्शन हमने गलत प्रोवाइड कर दिए, यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए था सभी में। तो हमने आपको सही वैल्यू बता दी है, 1.852 किलोमीटर हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, और साथ में जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा हमने स्पेस नहीं दिया है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिल्डिंग इज फेसिंग एन एनुअल रेंट कितना है? सालाना रेंट कितना है? 1,80,000 है। तो परचेज डिजायर टू गेट 5% रिटर्न ऑन द कैपिटल। द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग क्या होगी? क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक इमारत है जिसका जो है 1,80,000 का वार्षिक किराया प्राप्त होता है। 1,80,000 रुपये आपको मिल रहे हैं सालाना। खरीदार पूंजी पर 5% लाभ पाने की इच्छा रखता है। तो वो चाहता है कि मुझे 5% लाभ हो। तो भवन का पूंजीगत मूल्य क्या होगा? आपको ये सारी वैल्यू जो है वो रुपीज़ में दी गई है कि रुपीज़ में वैल्यू कितनी होगी। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए आपको ईयर परचेज जो होता है वो फाइंड आउट करना पड़ता है। तो ईयर परचेज जो होता है
100% ओवर 5%, वो क्या चाहता है कि मुझे उस पर रिटर्न इंटरेस्ट प्राप्त हो। तो ये आप 20 × 100 20 वर्ष के लिए वो चाहता है कि मुझे 20 वर्षों तक मिलता रहे। तो 20 इंटू हमारे पास 180 दिया गया है, 180 इंटू 20 जितना आएगा हमारे पास, ये हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा सी, कैपिटलाइज वैल्यू हो जाएगी उसकी। अगला क्वेश्चन देखिए, इन वैल्यूएशन आइडेंटिफाई द मेथड दैट इज नॉट यूज फॉर असेसिंग द रेटेबल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। रेटेबल वैल्यू जो होती है प्रॉपर्टी की, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इनमें से हम कौन सा यूज नहीं करते हैं मेथड। तो कौन सा मेथड हम यूज नहीं करते हैं, तो वो होता है परिशोधन विधि। एमोर्टाइजेशन मेथड जो होता है उसको हम नहीं करते हैं रेटेबल वैल्यू जो होती है प्रॉपर्टी की असेसिंग करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए। अगला देखिए, द रेशियो ऑफ करंट एसेस टू करंट लायबिलिटी इज नाउन एज। करंट एसेस एंड करंट लायबिलिटी जो होती है, उन दोनों का रेशियो इनमें से क्या होता है, तो वो करंट रेशियो होता है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट। विश्वसनीय कौन सा है। विश्वसनीय तो सभी को पता है कि डिटेल एस्टिमेट ही होता है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया आर नॉट इंक्लूड इन द कारपेट एरिया। इन चार ऑप्शन में से जो एरिया कारपेट में इंक्लूड नहीं होता है वो कौन सा होता है। तो कारपेट में ये कोई भी इंक्लूड नहीं होता है, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, सारे ही ऑप्शन सही है। अगला देखिए, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वर्क आइटम आर डिफिकल्ट टू बी क्वांटिफाई and the rate analysis is also complex issue, but still the contract is willing to undertake the work, then the type of contract best suitable is। तो वो लम सम कॉन्ट्रैक्ट होता है, लम सम कॉन्ट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन एन ओनर कैन बोरो मनी अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट इज पेड देन इट इज कॉल्ड। कोई एक और ओनर है, वो उस जो प्रॉपर्टी होती है उसको सिक्योरिटी के तौर पर रखता है एंड उस पर बोरो मनी उधार ले लेता है एंड वो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जो है पेड करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या हम उसको बोलेंगे, तो हम उसको क्या बोलते हैं, मोर्टगेज, बंधक बोलेंगे, बंधक बोलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, रिवाइज एस्टिमेट्स प्रिपेयर्ड व्हेन द ओरिजिनल सेक्शन डिटेल एस्टिमेट एक्सीड वाई। रिवाइज एस्टिमेट जो होता है आप कब प्रिपेयर करते हैं, तो 5% से ज़्यादा वैल्यू अगर एक्सीड कर जाती है तो उस केसेस में हम रिवाइज एस्टिमेट करते हैं। मान के चलो कि पहले आपने एस्टिमेट बनाया था 100 रुपये का, तो उस 100 रुपये से हमारी वैल्यू जो है 5% एक्सीड हो जा रही है, 105 रुपये लग रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको रिवाइज करेंगे हम। नेक्स्ट देखिए, नॉर्मली इन एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एट ए पर्टिकुलर ईयर ऑब्टेन कॉस्ट माइनस कॉस्ट ऑफ डिप्रिसिएशन। जहाँ पर भी डिप्रिसिएशन आपको देखने को ये वर्ड मिल जाता है तो सिंपली बुक वैल्यू ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर वही बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पर्पज ऑफ वैल्यूएशन। इन चार ऑप्शन में से वैल्यूएशन का पर्पज कौन सा नहीं है, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पर्पज ऑफ वैल्यूएशन जो होता है वो क्यों हम करते हैं किसी प्रॉपर्टी का। तो पर वैल्यूएशन का जो पर्पज होता है वो इसलिए होता है ताकि हमें जो प्रॉपर्टी है हमारी खरीदनी है या फिर बेचनी है, या फिर हमारी जो प्रॉपर्टी है उस पर हमें कुछ लोन वगैरह लेना है, उसको एंड उस हम थोड़ा बहुत उसमें ऋण ब्याज भी देंगे उस पर, तो एंड वगैरह वगैरह, जैसे कि हमें किसी प्रॉपर्टी पर रेंट पर देनी है या फिर हमें जो हमारी प्रॉपर्टी है उसको बंटवारा करना है, तो इस ये छोटे छोटे कंडीशन जो होती है उन सभी के लिए हम वैल्यूएशन करते हैं। तो वैल्यूएशन में हमारी प्लानिंग जो होगी वो नहीं आएगी, ये गलत ऑप्शन है।
प्रोजेक्ट प्लानिंग जो होती है, जब कोई हमारी बिल्डिंग जो होती है कंस्ट्रक्शन में होती है, तो उस केस में हमें प्रोजेक्ट की प्लानिंग करनी पड़ती है। तो देखिए मैंने आपको बताया था बाइंग एंड सेलिंग प्रॉपर्टी, रेंट को फिक्स करना है, टैक्स कैलकुलेशन करना है, ये भी आता है, लेकिन प्रोजेक्ट प्लानिंग नहीं होगा। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जनरली इन केस ऑफ प्योर बेंडिंग द बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट थ्रू आउट एंड द शियर फोर्स इज, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? तो कोई भी हमारा बीम है, तो उस पर अगर प्योर बेंडिंग लगती है, उसके थ्रू आउट जितनी भी लेंथ है, तो बेंडिंग मोमेंट अगर लगता है, तो शियर फोर्स जो रहती है वो हमेशा जीरो रहती है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या हो रहा है, व्हेन हुक आर फॉर्म इन डिफॉर्म बार इंटरनल रेडियस जो होता है बेंड शुड बी एटलीस्ट डैश टाइम द डायमीटर ऑफ वार, डैश होता है एच वाई एस टी वार के केसेस में हमारा क्या आंसर हो जाएगा? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? तो 4 होता है। एच वाई एस टी वार है तो 4 होगा, माइल स्टील के केसेस में 2 होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, the maximum spacing of shear reinforcement along the axis of member shall not exceed times the effective depth of the section for vertical strips के केसेस में क्या आंसर रहेगा? एक्सीड के बाद डैश भी यहाँ पे हो सकता था, लेकिन हमने नहीं दिया है। तो मैक्सिमम स्पेसिंग जो होती है शेयर रेनफोर्समेंट के लिए वो क्या होती है, कितनी होती है? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैक्सिमम स्पेसिंग जो होती है वो 0.75 डी या फिर 300 mm, इन दोनों में से जो भी कम रहेगा, लेकिन इन वैल्यू से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे 0.75 ही दिया गया है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन सिंपली सपोर्टेड स्लैब अल्टरनेट बार आर कर्टेल एट, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? तो कर्टेल जो होती है, काटने को हम बोलते हैं, कब कहाँ पर काटी जाती है, कितने पर काटी जाती है? तो वो 1/7 जो होता है स्पैन का, वहां पर काटी जाती है। सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, द रेशियो ऑफ अलाउएबल बॉन्ड स्ट्रेस इन डिफॉर्म बार टू दैट ऑफ प्लेन बार इज अबाउट, कितना होगा? ये हमने पिछले यूपीएससी के मॉक टेस्ट में भी डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एच वाई एस टी बार जो होती है उसका बॉन्ड स्ट्रेस, जब आप उसको यूज़ करते हैं एच वाई एस टी बार, तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेस जो वैल्यू जो होती है वो 60% इंक्रीज हो जाती है। अगर आप माइल्ड स्टील को यूज़ करते हैं तो बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू जो होती है 60% कम हो जाती है, तो इसकी ज़्यादा होती है। इट मीन्स कि अगर माइल्ड स्टील की जो है बॉन्ड स्ट्रेस वैल्यू कितनी है, 1 है, तो अगर आप एच वाई एस टी वार को यूज करेंगे तो इसकी कितनी हो जाएगी, 1.6 हो जाएगी, क्योंकि 60% इंक्रीज हो रही है। तो हमारा आंसर 1.6 यहाँ पर हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर डी होगा। अगला देखिए, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन कंक्रीट ऑफ रेनफोर्समेंट कंक्रीट बीम इज, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो होता है कंक्रीट में ऑफ आरसीसी बीम में कितना होता है? तो वो होता है शेयर फोर्स ओवर लीवर आर्म इनटू विड्थ, ये मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होता है कंक्रीट के आरसीसी बीम में। अगला क्वेश्चन देखिए, रेनफोर्समेंट बार आर जनरली बेंट, कहां पर आप उसको बेंट करते हैं या फिर बेंड करते हैं? वैसे यहाँ पर जनरली बेंट बाय भी यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं दिया है, कोई बात नहीं। तो किसके द्वारा आप बेंड इसको कर सकते हैं? तो जो रीइंफोर्समेंट होती है इसके लिए कोई मशीन नहीं होती है कि आपको बेंड करना है, तो इसके लिए आपको मैनुअली ही करना पड़ेगा अपने हाथों से। जो लीवर होती है जिसको हम डाई बोलते हैं, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा सी, मैनुअली यूजिंग लीवर, इससे आप बेंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मेन रीजन फॉर प्रोवाइडिंग नंबर ऑफ रेनफोर्सिंग बार एट द स्पॉट इन ए सिंपल स्पॉटर बीम इज टू रजिस्ट दैट जोन इज,
तो बॉन्ड स्ट्रेस हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डिमेंशन ऑफ बीम नीड बी चेंज्ड इफ द shear स्ट्रेस इज मोर देन। जो बीम होता है उसकी डिमेंशन जो होती है उसको हमें चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। कब? जब हमारा शेयर स्ट्रेस जो होता है वो किसी वैल्यू से ज़्यादा हो जाता है तब। तो वो वैल्यू कौन सी होती है? तो वो वैल्यू होती है हमारी 20 kg पर सेंटीमीटर स्क्वेयर होगा। तो पर सेंटीमीटर तो नहीं दिया गया, लेकिन हमारा आंसर ये हो जाएगा डी, 20 kg पर सेंटीमीटर स्क्वेयर इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ फॉर शेयर रेनफोर्समेंट फॉर बीम शुड बी। मैक्सिमम स्पेसिंग जो होती है शेयर रेनफोर्समेंट फॉर बीम के लिए शुड बी कितनी होनी चाहिए? तो शेयर रेनफोर्समेंट के लिए मैंने आपको बताया भी था पीछे अभी क्वेश्चन में 0.70 डी या फिर 300 mm। इन दोनों वैल्यू में से जो भी कम वैल्यू रहेगी वो हम लेते हैं, लेकिन इन दोनों वैल्यू से एक्सीड भी नहीं करनी चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।